कॉपीज निकाल लो, रेडी हो जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी करते हैं बेटा। क्या हाल चाल है भाई? स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करें भाई, बताओ स्टार्ट किया जाए। ठीक है, गुड आफ्टरनून सबको। तो कल जो हमने था बेसिक पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर देते हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बोला था, याद करिए। जोसेफ प्रिस्टली ने बोला था कि जो एयर खराब कर रहा है, ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल, उसको क्या है, मिंट प्लांट रेस्टोर कर सकता है। इंडियन हाउस ने वही एक्सपेरिमेंट दिन में करके देखा और रात में करके देखा, तो उन्हें पता चला कि दिन में जो है हमारे पास क्या होगा। बेटा बताओ जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चालू करें मामला? यस यस। हाँ, टाइम बेटा अभी तो 1:15 ही रहेगा, आप लोग। हाँ, लाइट ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। यस। मोनू वर्मा ये मैंने नहीं किया है, एक्चुअल में क्या हुआ था, थोड़ा सा सर्वेश सर को टाइम बीच में चाहिए था, इस वजह से किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। क्लास का समय आपका 1:15 से 3:15 तक है लगभग। आप उसके बीच में किसी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक कमेंट या बात ना करें। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, मजा आएगा। कल जो हमने पढ़ा था, हमने ये बोला था कि यार फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीजें पता चली। एक तरीका क्या था कि हमने पता करा कि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमने देखा कि लीफ को आधा कवर कर दिया ब्लैक से, तो ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च दिख रहा था। दूसरा हमने क्या करा, हमने देखा कि CO2 जरूरी है। तो CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? KOH। उससे पता चल गया कि जो इस पार्ट में KOH नहीं है, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर लाइट को दिखा रहे हैं। और जो पार्ट लीफ का टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वहां नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा हमने देखा जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया, पहले उसको लिया माइस को और कैंडल को। माइस सफोकेट हो गया, कैंडल बुझ गई। बाद में उन्होंने जब मिंट प्लांट लिया तो माइस भी अलाइव रहा और कैंडल भी क्या थी, मतलब जलती रही। तो उन्होंने बोला कि एयर क्वालिटी को रिस्टोर करता है कौन? मिंट प्लांट। फिर इंडियन हाउस ने एक्सपेरिमेंट दिनों रात में करके देखा। दूसरा उन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट पे जब ब्राइट लाइट डाली तो बबल्स बन रहे थे, और वो बबल उन्होंने कहा यार ऑक्सीजन के थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वॉनसैक। वॉनसैक ने प्लांट में ग्रो होते हुए बोला कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है जो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। और प्लांट की लीफ में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें उन्होंने क्लोरोप्लास्ट आज हम जानते हैं। और वहां पर एक केमिकल होता है क्लोरोफिल। तो केमिकल और स्ट्रक्चर की बात की, बेसिकली लोकेशन की बात कर रहे थे। उसके बाद आते हैं हम TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने क्या किया, प्रिज्म लिया और लाइट को 7 अलग अलग वेवलेंथ पे तोड़ दिया। जब 7 अलग अलग वेवलेंथ है तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या सारी वेवलेंथ एक जैसी फोटोसिंथेसिस करती है? हमें पता चला नहीं। हमें ये पता चला, बेटा ध्यान से सुनेंगे, हमें ये पता चला कि सारी वेवलेंथ एक साथ फोटोसिंथेसिस नहीं करती। हमें पता चला, मतलब एक जैसी नहीं करती। ब्लू और रेड ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। यस, एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वहां ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन का मतलब होता है काम, स्पेक्ट्रम का मतलब यहां पर वेवलेंथ के हिसाब से ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने दिखाया ब्लू और रेड वेवलेंथ ज्यादा काम इफेक्टिव है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन नील। सबसे पहले वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। वैन नील ने बोला कि यार जो फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि पानी यूज हो। उन्होंने बोला
कि एक कंपाउंड होता है जो टूटकर अपनी हाइड्रोजन देता है, जिससे CO2 का रिडक्शन होता है। ये कंपाउंड बाहर जो ग्रीन प्लांट है उसमें H2O है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में H2S होता है, तो बाई प्रोडक्ट सल्फर और सल्फेट बनता है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जितनी भी ऑक्सीजन आप बाहर देख रहे हो या जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं वो सभी पानी से आती है, बाहर वाली बात नहीं करते, वो सभी कहां से आती है, पानी से आती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बोला जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं वो सब पानी से आती है। तो उन्होंने उस इक्वेशन को ठीक किया, और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक टेक्निक होती है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हो। उन्होंने बोला कि जो करेक्ट इक्वेशन है वो 6CO2 के साथ 12H2 है, फिर C6H12O6 प्लस 6O2, और अलग से आप 6H2O लिख सकते हो। इस इक्वेशन में करेक्ट क्या है कि यहां पर 12 पानी और यहां पर 12 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड पे 12 पानी और राइट हैंड साइड पे 12 ऑक्सीजन है। इस तरीके से उन्होंने इक्वेशन को करेक्ट किया। फिर एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप। याद करो, देखो आइसोटोप आपको पता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन से होते हैं? वो आइसोटोप जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का नाम है O18। तो अगर मैं कोई ऐसा पानी लूं जिसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव हो तो मुझे वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं वो पानी लूं जिसमें हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हो तो मुझे वो हाइड्रोजन किस में मिलेगी? ग्लूकोज में। लास्ट कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है? यस, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? शिवम पटेल बिल्कुल सही बात है आपकी, यस सहमत है पूरी तरह से, ठीक है, यस। हाँ, रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं कि मेरी बात सुन, ध्यान से सुनियो, मेरी बात सुनियो। मान ले ब्लड में मैंने यहाँ कुछ डाला तो वो जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में चीज जाएगी ना। ऐसे ही क्या होता है कि प्लांट में आपने एक CO2 दी, अगर उस CO2 में कार्बन रेडियो एक्टिव है CO2 में, तो वो मुझे कहां मिलेगी? ग्लूकोज में मिलेगी। कहां मिलेगी? ग्लूकोज में। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? कल मैंने एक टेबल बना के दी थी आपको, आपको कहा था इसको याद भी कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लीजिए। एक कह रहा है सर आपने गलत इक्वेशन बनाई थी, ठीक बनाइए बेटा ये, ठीक है। अच्छा, इस टेबल की बात कर रहे हो तो वैन नील वाले में टेबल में करेक्ट कर देते हैं हम लोग, टेबल में करेक्शन कर देते हैं। यहां पर मेरे पास क्या है? 12H2O। यहां पर क्या है मेरे पास? 12H2O है, और यहां पर 6H2O। अब ये करेक्टेड इक्वेशन हो गई, यस और नो? तो सबका कंट्रीब्यूशन दे दिया। एक बार डोपा सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। प्रूफ फॉर फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है? स्टार्च हो सकती है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो सकता है। ये प्रूफ है किसका? फोटोसिंथेसिस का। प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। प्लांट का जो पार्ट था मेरे पास, ये मान लो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, तो प्लांट का कौन सा पार्ट था? ग्रीन पार्ट था, डेफिनेटली ग्रीन पार्ट था, ठीक है। उसको क्या नहीं मिला? उसको क्या नहीं मिला? CO2 नहीं मिली, यस। मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल, दोनों ने डिस्ट्रॉय किया था। ग्रीन प्लांट इन ब्राइट लाइट प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल, ये किसने प्रूफ किया था? इनगेनहाउस ने। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O इज प्रूव्ड बाय इनगेनहाउस, प्रिस्टली, इनगेनमैन। किसने किया है बेटा? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O इज प्रूव बाय वैन नील। किसने प्रूव किया? वैन नील ने। उसके बाद हमारे पास है इन एक्सपेरिमेंट ऑफ TW एंगलमैन, मार्क द करेक्ट। क्लेडोफोरा जो है वो एरोबिक है, या एंड NX। देख बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, क्लेडोफोरा कैसा है? एरोबिक है, ऑक्सीजेनिक है। ये N वाला वर्ड गलत हो गया। एरोबिक बैक्टीरिया येलो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, नहीं। क्लेडोफोरा ऑक्सीजन बनाता है, यस। ऑक्सीजन का मतलब O2 प्रोड्यूस करता है, यस। रेडियो एक्टिव ग्लूकोज हमने टेस्ट किया है रेडियो एक्टिविटी के लिए, मतलब मेरे पास C6H12O6 मैंने टेस्ट किया है, रेडियो एक्टिव मिला मुझे। और मेरी बात सुनो, और उसमें मुझे हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव मिला है। अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन कहां से आता है? सर पानी से आता है। तो हमने रेडियो एक्टिव पानी लिया था, इसलिए ग्लूकोज रेडियो एक्टिव मिला और रेडियो एक्टिविटी हाइड्रोजन में थी। अगर मैं आपसे कहता कि रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है और जिसमें मेरे पास कार्बन रेडियो एक्टिव है, तो वो कहां से आती? CO2 से। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा? मैंने क्या लिखा है? यहां पर हाइयर प्लांट लिखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? H2O। अगर मैं यहां कुछ नहीं लिखता तो बोथ लिख सकते थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर मैं यहां कुछ नहीं लिखता, हायर प्लांट नहीं लिखता, तो यहां क्या लिख देता मैं, H2S से भी आ सकती थी हाइड्रोजन। मैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज रेडियो एक्टिव है जिसमें हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है, और वो हाइड्रोजन कहां से आती है, डेफिनेटली पानी से आती है। विच इज ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन कौन कौन बनाता है, हायर प्लांट बनाते हैं। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल है, यूग्लिनोइड्स में भी क्लोरोफिल है, तो यहां आंसर आ जाएगा डी। क्या यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, प्रॉपर एक्सप्लेन करके सारा कुछ बता दिया। यस यस, यहां तक सब क्लियर है, चलिए आगे चलें। ठीक है, हाँ एक बच्चे ने फिफ्थ क्वेश्चन बोला है, वैन नील कैसे आएगा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज पानी, पानी से आता है ऑक्सीजन, ये किसने बोला था बेटा, ये है कि पानी से टूट के ऑक्सीजन बनता है, ये वैन नील ने बोला था। चलिए आगे चलते हैं, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो कोई डाउट है तो पूछ लो। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। पूरा फोकस करो, अभी तक आपको साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन और उसका इन्फ्रेंस याद होना चाहिए। इन्फ्रेंस का मतलब समझ में आता है कंक्लूजन, आपको सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन पता होना चाहिए। वैन नील ने दो काम किए, उन्होंने बोला कि कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज मतलब पानी के टूटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, H2S के टूटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और वो उससे कौन रिड्यूस होता है, CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है। दूसरा उन्होंने इक्वेशन को ठीक किया। अगर आपको TW एंगलमैन याद है तो उन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, उन्होंने बताया कि कौन सी वेवलेंथ पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। किसने बताया कि भाई ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन केमिकल होता है, वॉन सैक ने बताया। किसने बताया कि ब्राइट लाइट पर जो पड़ने पर जो बबल बन रहे हैं वो ऑक्सीजन है, इनगेन हाउस ने बताया। किसने बताया कि मिंट प्लांट एयर क्वालिटी रेस्टोर कर सकता है, प्रिस्ली ने बताया। हमें ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, मुश्किल से मुश्किल पेपर सॉल्व होगा बेटा, बच्चे भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कई बार। यस यस, यहां तक ठीक है। हाँ बेटा, आपके रिवीजन के प्लान के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ 100%। 15 नवंबर तक आपको रिवीजन कराई जाएगी, कैसे करनी है मैं पूरे टारगेट्स वगैरह बना रहा हूँ आपके लिए, और टेलीग्राम पर उसको मैं प्रॉपरली टेस्ट की फॉर्म में जाऊंगा। मैं पूरी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरी ताकत से मेरे साथ लगे। आपके जानने वाले जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनको भी बोलें, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि आपकी किसी पर्सन से, ये लड़ाई आपकी खुद से और उस ऑर्गेनाइजेशन से है जिसमें सीटें कम हैं, और उस स्थिति से है जिसमें आपको अपनी लिए एक सीट चाहिए। तो प्लीज फोकस रहे, पूरी मेहनत करें, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा कि 15 नवंबर तक आपको 11th आपके पास हर हालत में हो, ताकि आप किसी भी तरीके से 12th में पूरी ताकत से जा सके। यस ठीक है बेटा, सही है। H2S नहीं हो सकता था, H2S हो सकता था, पर यहां पर हाइयर प्लांट लिखा है। अगर हाइयर प्लांट नहीं होता तो दोनों होते, अगर यहां बैक्टीरिया लिखा होता तो H2S होता। यस, चलिए आगे चलेंगे। अब हम आपसे कहते हैं कि यार फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, अगला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मान लो आपसे आपका कोई छोटा भाई बहन आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आपका क्या आंसर होगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे कहेंगे प्लांट में। फिर हो सकता है वो एक क्रॉस क्वेश्चन पूछे, मुझे बताओ कौन से प्लांट में कहां पर होगी, तो आप कहोगे ग्रीन प्लांट में। तो आपको से अगर कोई कहे कि व्हाट आर लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का सिंपल मीनिंग है ग्रीन लीफ मेनली, पर जो भी प्लांट का पार्ट हरा होता है, जैसे स्टेम, टेंड्रिल, टेंड्रिल देखा है किसी ने, ये ऐसा वाला हरे रंग का, या कई बार फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे आप क्या बोलते हो, कैलिक्स, वो भी फोटोसिंथेटिक हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहां हो रही, तो आप कहेंगे प्लांट के ग्रीन पार्ट में, और उनके अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल क्या है, एक पैरेनकाइमा सेल्स है, मेनली लीफ में मिलते हैं, मेनली लीफ में मिलते हैं। तो मीजोफिल सेल क्या है, मेनली लीफ में मिलते हैं। स्टेम में कॉलनकाइमा होते हैं फोटोसिंथेटिक। तो आपको सिंपली याद करना है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। यदि मैं आपसे कहता हूं लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हमारे पास लीफ में होती है। यस, लीफ में होती है। लीफ के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं, उन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल। अब आप समझिए ध्यान से कि मीजोफिल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि मीजोफिल सेल में कहीं ना कहीं न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, मीजोफिल सेल में कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ER भी होगा, गोल्जी भी होगा। तो मीजोफिल सेल में
कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मेनली कहां होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फोटोसिंथेसिस मेनली कहां हो रही है बेटा? मेनली इन ग्रीन लीफ, मेनली इन ग्रीन लीफ, ठीक है, इनसाइड मीजोफिल सेल। अब देखो यहां पर एक वर्ड है मीजोफिल, फिल शब्द का क्या मतलब होता है? लीफ। तो मीजोफिल सेल लीफ के सेल है। इनसाइड मीजोफिल सेल, कौन से सेल बेटा? मीजोफिल सेल में होता है। कौन से सेल में होता है? मीजोफिल सेल में होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या होगा बेटा? होगा क्या हमारे पास कि मीजोफिल सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो मीजोफिल सेल में एनसीईआरटी लिखती है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, एवरेज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर इनसाइड विच फोटोसिंथेसिस अकर, इनसाइड विच फोटोसिंथेसिस अकर, है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? सभी कंप्लीट करना है बेटा 11वीं। मान लो आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बहुत सारी ऑर्गेनिक हो जानी चाहिए आपकी। दूसरा, अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हो तो 11th आपको आ जानी चाहिए पूरी तरीके से। और दूसरा, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स भी आपकी मैक्सिमम मोरलेस सारी कंप्लीट होनी चाहिए। 15 नवंबर तक का अपने दिमाग में टारगेट बिठाओ। और उसके लिए रिवीजन वगैरह, देखो क्या है कि ये तैयारी बहुत बड़ी है। अगर आप टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे ना तो दिक्कत फंसेगी बाद में। अपने दिमाग को मेंटली चैलेंज करो कि नहीं मुझे करना ही है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, मेहनत करो, पूरी तरीके ताकत से लगो। जब तक आप नहीं लगोगे तो कोई करा नहीं पाएगा। हो क्या गया है कि आप उल्टे सीधे प्लान बनाते हो। उस तरह के प्लान मत बनाओ। अब उस प्लान की जरूरत ही नहीं है कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। मैं 8 घंटे क्यों पढ़ूं? मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो 9 भी पढ़ूंगा, 10 भी पढ़ूंगा, क्योंकि प्लान चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब जरा देखें ध्यान से, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। लीफ के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल जो है एक पैरेनकाइमा सेल्स है। कैसे सेल्स है? पैरेनकाइमा सेल्स है। उनके अंदर इतने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कभी आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हो और आपको वहां नीचे की तरफ कोई पेड़ दिख रहा हो, बड़ा पेड़, तो आपको यह दिखेगा कि पेड़ जो होता है वो अपनी लीफ की ओरिएंटेशन बदलता है। कैसे बदलता है? कि अगर सीधी लाइट पड़ती है तो वो लीफ को थोड़ा सीधा कर लेता है। मेरी बात समझे ध्यान से। जो जो लीफ पेड़ के सबसे ऊपर होती है, जिस पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, वो अपनी लीफ की ओरिएंटेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करता है ताकि जले ना। लेकिन जो लीफ पेड़ के अंदर की तरफ होती है, मतलब बीच में कहीं होती है, वहां पर इतनी कम लाइट फिल्टर होके आ रही होती है कि उसको ऐसा रखना होता है। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि प्लांट एडजस्ट करता है लाइट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो लीफ अपनी ओरिएंटेशन एडजस्ट करती है पिट्यूल की मदद से। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनल है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, ध्यान से सुनेंगे, आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि जब लाइट हमारे पास सीधी आती है, कब? आफ्टरनून में, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, आप खुद से देखो बेटा, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, फ्लैट है। तो आपको दिखेगा कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगा हुआ है, ऐसे। लेकिन इवनिंग में लाइट जो है वो टेढ़ी आती है। टेढ़ी मतलब इस तरीके से आती है लाइट। तो क्लोरोप्लास्ट खुद को ऐसे लगाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लैट सरफेस है, देखो मेरी बात समझो, क्लोरोप्लास्ट, मेरी बात समझेंगे सारे बच्चे, इधर देखेंगे। ये मेरे पास मान लो, देखो क्लोरोप्लास्ट पतला ही होता है, मान लो इतना पतला है। तो इसका जो ये फ्लैट सरफेस है, ये सेल के सरफेस के साथ कब लगेगा? इवनिंग में। नहीं तो आफ्टरनून में इसको ऐसे लगना पड़ेगा, जल ना जाए। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, वो भी अपनी पोजीशन बदलता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो चेंज पोजीशन अकॉर्डिंग टू लाइट। पोजीशन इनसाइड सेल कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू लाइट करता है। कैसे करता है बेटा? अकॉर्डिंग टू लाइट करता है। यस और नो? तो हम ये लिख रहे हैं कि इवनिंग में क्या करता है बेटा? इवनिंग में क्या करता है कि जो फ्लैट सरफेस है, किसका? फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलाइन विद, फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलाइन
अलाइन विद सरफेस ऑफ सेल, विद सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस के साथ फ्लैट सरफेस अलाइन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो इवनिंग में क्या होता है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस मतलब मान लो ये सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका फ्लैट सरफेस सेल के साथ अलाइन होता है, ये इवनिंग की बात है। आफ्टरनून में क्या होगा? आफ्टरनून में क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लाइट ज्यादा इंटेंस होती है, लाइट इंटेंसिटी इज मोर। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलाइन नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू लाइट, परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, है ना? क्लोरोप्लास्ट इज क्या होगा? किसको मेरी बात समझ में आ गई? क्या पहली स्लाइड क्लियर है? सबसे पहले बेटा हमारे पास लीफ में, मेनली ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, पर मेरे पास क्या है, अदर पार्ट, अदर ग्रीन पार्ट, अदर ग्रीन पार्ट भी फोटोसिंथेसिस शो कर सकता है। अदर ग्रीन पार्ट कैन ऑल्सो शो, कैन ऑल्सो शो फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो शो फोटोसिंथेसिस। यस और नो? यस और नो? ठीक है, यस और नो? मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बात समझ में आई कि नहीं आई है? यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बता? सबसे पहले अब तेरे घर के आसपास पेड़ है, हाँ सर, उसमें फोटोसिंथेसिस कहां होगी? हरी लीफ में। कोई भी हरा पार्ट होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है सर। लीफ के अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं, सेल का नाम क्या है? मीजोफिल सेल। उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहां फोटोसिंथेसिस होगी। मेरी बात समझ ध्यान से। मैं तेरे से पूछूं तू कहाँ है, तू कहेगा सर सिटी में। मैं कहूंगा सिटी में कहाँ है? तू कहेगा मैं अपने एरिया में। एरिया में कहाँ है? इस गली में। इस गली में कहाँ है? घर में। फिर रूम में। ऐसे ही क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? सबसे पहले कहाँ होगी? लीफ में। लीफ से कहाँ होगी? सर सेल में होगी। क्या नाम है इस सेल का? मीजोफिल सेल नाम है। क्या नाम है इस सेल का? मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में हमें दिखता है कि जब आफ्टरनून होती है, जब आफ्टरनून होती है तो क्लोरोप्लास्ट खुद को ऐसे लगा देते हैं ताकि कम लाइट पड़े। इवनिंग में क्लोरोप्लास्ट खुद को पैरेलल लगाते हैं ऐसे ताकि उस पर ज्यादा लाइट पड़े। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये लिखी हुई बात नहीं है पर ये रियल है कि लीफ भी अपनी ओरिएंटेशन बदलती रहती है, मतलब पिट्योल की मदद से टेढ़ा मेढ़ा होती रहती है ताकि उसको लाइट मिलती रहे। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? बताओ। ठीक है, डेली टारगेट वाली बात से ईशांत मैं बिल्कुल एग्री हूं। ये डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ये वाला नहीं बनाना अभी आपने, ये वाला नहीं बनाना। ये वाला छोड़ दो, अगर आप ना बनाओ तो आगे बात करेंगे। मैं क्लोरोप्लास्ट में आपको बात करूंगा, ये वाला छोड़ सकते हो। जिन्होंने बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़ सकते हो ये वाला। ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हो, आगे आते हैं। अब हम जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यस, परपेंडिकुलर सर आफ्टरनून। मेरी बात समझ ध्यान से, जो मैं बात तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझ। मान ले ये सेल है, मेरी बात समझ ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा फ्लैट टाइप की चीज होती है, तो क्लोरोप्लास्ट खुद को, ये क्लोरोप्लास्ट है, यस, और ये आपके आफ्टरनून वाले हैं, यस। तो ये चीज क्या है भाई? ये क्लोरोप्लास्ट है। सर ऐसा होता है या गोल होता है? डिस्क शेप होता है भाई। ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इवनिंग में लाइट ऐसी आ रही है, इवनिंग में, इवनिंग में लाइट ऐसी आ रही है, आफ्टरनून में ऐसी आ रही है। आफ्टरनून में कैसी आती है लाइट? आपको सबको पता है, सीधी आती है। तो क्लोरोप्लास्ट खुद को ऐसे लगाएंगे कम लाइट पड़े, ठीक है। ये कौन सा सेल है? सर ये मीजोफिल सेल है। आप समझ में आई है कि नहीं आई है? तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लैट सरफेस कौन सा है क्लोरोप्लास्ट का, ये फ्लैट सरफेस है, ये सेल के सरफेस के साथ अलाइन है। अलाइन मतलब लगा है। ये कब होगा? इवनिंग में होगा। आफ्टरनून में ऐसे क्या होगा? पैरेलल होगा। अब ठीक है? अब ठीक है? अरे अब ठीक है नहीं है? चले आगे।
अगली बात करें। बेटा आपको समझना पड़ेगा कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। आपके घर के आसपास जो पेड़ है उनकी ट्री की लीफ के अंदर जो सेल होते हैं उन्हें मीजो, मीजो मतलब नॉर्मल कंडीशन, फिल मतलब लीफ के सेल, मीजोफिल सेल कहते हैं। यहां तक ठीक है? यस भाई, क्लोरोप्लास्ट ऐसे है और ये ऐसे है लाइट, तो ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है? बता भाई। हाँ ऐसे वीडियो बना लो लाइक। हाँ ठीक है, चल बना ले। जल्दी बना ले बेटा। हाँ हमारे मित्र की वीडियो थी, अच्छी बात है। ठीक है। हाँ चलें आगे। यस चलिए, लिख लिया होगा सब लोगों ने, आगे चलते। अब हम आपसे बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लो, पहले लिख लिया तो बताओ, आगे चलते हैं फटाफट से। यस अंकुश सर तो नहीं है हमारे साथ भैया। ठीक है पढ़ते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ आपसे उसको ध्यान से सुनेंगे। मैं बात करता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर की। आप और आपके भाई जो है उन्होंने क्या बात की, उन्होंने डिस्कस कर लिया कि एक काम करते हैं, खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए सब्जी तू काट ले, खा सब्जी मैं बना लूंगा, ऐसा कुछ डिस्कस किया। तो जब हम काम का बंटवारा करते हैं तो उसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी हमारे पास क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे तो आपको डायग्राम देख के समझ में क्या आएगा, आप समझना ध्यान से, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप क्लोरोप्लास्ट का अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लोरोप्लास्ट में एक तो ग्रेनल थाइलाकॉइड होता है। यस, क्या होता है हमारे पास? एक होता है ग्रेनल थाइलाकॉइड। यस और नो? क्या होता है? ग्रेनल थाइलाकॉइड होता है। यस यस, ये ग्रेनल थाइलाकॉइड है। इसके अलावा हमारे पास जो और भी पतले पतले थाइलाकॉइड जैसे होते हैं, इन्हें हमने नाम दे दिया स्ट्रोमल लेमिली। क्या नाम दे दिया? स्ट्रोमल लेमिली नाम दे दिया। यस और नो? यस सर। और हमारे पास इस जगह को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है यहां पर कि हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या होगा? हैव मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब क्या है? मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, विच इंक्लूड उनमें क्या क्या है? मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ हमारे पास मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी थाइलाकॉइड हैं, जितने भी थाइलाकॉइड हैं, कौन कौन से? ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लेमिली, और स्ट्रोमल लेमिली, इन सबको मिलाकर हम एक नाम देते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो आपको दिखेगा कि क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ये ग्रेनल थाइलाकॉइड भी होते हैं और स्ट्रोमल लेमिली होते हैं। इसके अलावा एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव फ्लूइड, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स लिक्विड जैसी जगह है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इस बात पे समझते हैं। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुने। फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी से पानी को तोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस सिस्टम पर होता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब ग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लेमिली पर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम यहां पर क्लियरली बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है मेरे पास, उसके मेरे पास दो स्टेप होते हैं। ध्यान सुनेंगे, फोटोसिंथेसिस के दो मेन स्टेप हैं, दो मेन स्टेप हैं।
सबसे पहला स्टेप है बेटा, सबसे पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, लाइट रिएक्शन का क्या होता है, पिगमेंट क्या करते हैं बेटा, पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं क्या, लाइट, और उससे मेरे पास क्या होता है, पानी टूटता है, पानी ब्रेक होता है और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं NADPH फॉर्म होगा, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं NADPH। ये लाइट रिएक्शन है। अब लाइट रिएक्शन की जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है बेटा, मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम, या हम कह सकते हैं और थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड पर मेरे पास क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन चलता है। पहले समझो, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहां चलता है, इन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर चलता है। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर जो पिगमेंट है उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी, पानी को तोड़ा और NADPH नाम का कंपाउंड बना लिया। दूसरी स्टेप जो है मेरे पास, दूसरा स्टेप क्या है बेटा, मेरी बात सुनेंगे, स्टेप 2 है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ध्यान से सुनेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 होती है। क्या होती है, रिडक्शन ऑफ CO2। समझो, रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 का क्या मतलब है, मेरे पास ये जो कंपाउंड बना है ये अपनी हाइड्रोजन किसको देगा, CO2 को। क्या बनाएंगे, टू फॉर्म शुगर। शुगर का मेन मतलब यहां पर क्या है, ग्लूकोज बनाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है और डार्क रिएक्शन हमारे पास स्ट्रोमा में होता है। कहां होता है, स्ट्रोमा में। तो इसकी लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा। अब इसे कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, स्ट्रोमा। इसका मतलब व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम का बंटवारा क्या है, डिफरेंट लोकेशन है डार्क लाइट और डार्क रिएक्शन की। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बेटा, डिफरेंट लोकेशन है किसकी, लोकेशन ऑफ डार्क, सॉरी, ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन की हमारे पास अलग अलग लोकेशन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको डिवीजन ऑफ लेबर कह रहे हैं। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूं, मेरे हिसाब से ठीक लिख रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें, एक पूरे बोर्ड पे मैं 10 लाइनें लिख रहा हूं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, बहुत सारे टीचर ये चिद्दी चिद्दी छोटा छोटा लिखते हैं और आप कहते हो वाह सर क्या जमा के लिखा है। अबे भाई बड़ा लिखा है ये, ध्यान से पढ़। ब्रजेश्वर देख ध्यान से, मेम्ब्रेनस सिस्टम समझ नहीं आया, बता देता हूं। ये कौन सा थाइलाकॉइड है, स्ट्रोमल लेमिली। ये कौन सा है, ग्रेनल। तो ग्रेनल थाइलाकॉइड सारे और स्ट्रोमल लेमिली। तो आप अगर ध्यान से सोचे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को छोड़ के जो भी मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है उन्हें कहते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। यस, मेम्ब्रेनस सिस्टम, यस। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा। दो लोकेशन है, मेम्ब्रेनस सिस्टम और स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप है। लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है। अब कौन बच्चा बताएगा, पानी टूटना इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पानी टूटना इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पानी टूटना इज ऑक्सीडेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर अकर, और उससे NADPH बना। बाद में NADPH की मदद से CO2 की रिडक्शन होगी और उससे मेरे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो इसकी लोकेशन लाइट रिएक्शन की कहां है, मेम्ब्रेनस सिस्टम थाइलाकॉइड पे। डार्क रिएक्शन की लोकेशन कहां है, स्ट्रोमा में। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, हमें एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। इस मेम्ब्रेन के सिस्टम पर क्या लगे रहते हैं, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम मतलब पिगमेंट के ग्रुप, यस, इस पे लगे रहते हैं। तो इस पर होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब यहां पर एंजाइम की मदद से क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है, इस बात में कोई दिक्कत है, यस। ग्रेनम इज ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड, यस। मेम्ब्रेनस सिस्टम और थाइलाकॉइड, कौन से थाइलाकॉइड, ग्रेनल एंड स्ट्रोमल लेमिली, दोनों की बात कर रहे हैं।
अच्छा, एक चीज आप सुने ध्यान से, कितने बच्चों को पता है, नहीं पता, मैं बता भी देता हूँ, ये शायद आपको जल्दी कोई टीचर बोलते भी नहीं है, उन्हें शायद आइडिया भी नहीं होता। क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कंट्रोल करेगा? बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया उस बात को, पता भी होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कंट्रोल करेगा, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? यस, यस, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से पहले नहीं पढ़ा, मैं उनको क्लियरिटी बताता हूं, अब आप खुद से आंसर करेंगे। लाइट रिएक्शन फास्ट स्टेप है, डार्क रिएक्शन स्लो स्टेप है। और अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप शुड बी स्लोवेस्ट स्टेप। तो बहुत सारे इंटरव्यूज में जो मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स थे जिनके हमने इंटरव्यू लिए थे, वहां पर भी हमने सवाल पूछा था, नहीं पता था उन्हें। तो अब वो भले ही हम रील में कुछ भी बोल दे, तो लाइट और डार्क रिएक्शन में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा डार्क रिएक्शन होगा, बिकॉज लाइट रिएक्शन इज अ फोटोकेमिकल स्टेप। क्लास 10th की एनसीईआरटी है या 9th की 10th की एनसीईआरटी, जहां क्लियरली पढ़ाया जाता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। पहले वो क्लिक करके नेगेटिव से फोटो खींचते थे, एजीबीआर का रिएक्शन होता था। तो लाइट और डार्क रिएक्शन में से फोटोसिंथेसिस की स्पीड कंट्रोल करने वाला कौन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। इसका मतलब अगर डार्क रिएक्शन स्लो चलेगा और ज्यादा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नहीं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूं, सत्य। एक मिनट रुको, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रोलिंग, रोस्टिंग और सत्य। समझ इस बात को। यदि हम सिर्फ पढ़ा रहे होते सभी टीचर, और कोई ऐसी फर्जी टाइप की बातें और लंबी लंबी बातें नहीं फेंक रहा होता, तो शायद मैं चुपचाप शांति से बात कर रहा होता। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि आप बहुत छोटे हैं किसी को जज करने के लिए। आप अध्यापक, टीचर जो भी पढ़ाए चुपचाप पढ़िए, उन चीजों में मत आया करो जिनसे आपको लगे कि नहीं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है टीचर को दिखाए जाने के तरीके से। यदि मैं किसी को डायरेक्ट ऐसे दिखाऊं कि ये साक्षात भगवान है और ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो गलत तरीका है। आप पहले उसको पढ़ाने दो, बच्चा डिसाइड करे उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है, ये कल्चर कहाँ से आया? कोटा से आया। कोटा में क्या होता है कि टीचर गाड़ी से जब उतरता है तो बच्चे को ऐसा लगता है इसके तो समझ ही आना चाहिए। समझ, मैं उन चीजों को इनिशियल डेज से ही मतलब बहुत अगेंस्ट हूं, क्योंकि मुझे टीचर के अराउंड ऑरा नहीं चाहिए। जब टीचर के अराउंड ऑरा हो जाएगा तो बच्चा उस तक पहुंच नहीं पाता। मेरी प्रॉब्लम ये है बस। ठीक है, यस, हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, यस। प्लीज लिखिए और सवाल पूछिए, जवाब जानिए। हर चीज के पीछे एक वो लाइए कि आप मतलब एक ऐसी प्रजाति हैं जिसमें दिमाग है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। यस, एक डाउट है तो पूरी क्लास की स्लाइड पढ़े या शॉर्ट नोट्स? नहीं, पूरी स्लाइड की। अभी डाउट का डिटरमाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो दो लोग हैं, उसमें से रेस खत्म करनी है, जब दोनों कंप्लीट करेंगे तो रेस कंप्लीट होगी। तो जो सबसे स्लो भागेगा उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगी रेस की स्पीड। क्लियर है? चले बेटा आगे। यस, चले आगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की हमने बात कर ली है, पर यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है और आप देख भी पाएंगे। एनसीईआरटी ने बोला है कि लाइट और डार्क रिएक्शन जो है वो एक तरीके का मतलब वर्ड है, टर्म है। कैसे बोला उसने, सुनो। उसने बोला है कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे एनएडीपीएच बनता है, वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो रात में होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। लाइट और डार्क रिएक्शन से पढ़ के ये समझ में आता है कि लाइट रिएक्शन सनलाइट में होगा और डार्क रिएक्शन विदाउट सनलाइट में होता है। ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन को सनलाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन को सनलाइट नहीं चाहिए, पर सनलाइट में बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो जाएगा? मुझे बताओ, नहीं होगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यहां पर मैं नोट में लिख देता हूं
कि जो लाइट रिएक्शन है, सुना ध्यान से, ध्यान सुनेंगे, डार्क रिएक्शन रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यस, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। मुझे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर आपने इंटरव्यू में आउट ऑफ सिलेबस पूछा। नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात समझ ध्यान से। इंटरव्यू में मैं अगर हाइपोगाइनस ओवरी पूछूंगा तो मैं तुम्हारे साथ जस्टिफिकेशन नहीं करूंगा ना बच्चे, मैं टीचर की सोचने की क्षमता पहचानूंगा ना, क्योंकि जब वो टीचर डाउट बताएगा तो वो कितना सोच पाता है ये भी तो इंपॉर्टेंट होगा, नहीं होगा? तेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट एकदम एनसीईआरटी से पूछ दें ये चीज? मैं अगर कोई डाटा नहीं पूछ रहा, लॉजिकल चीजें पूछ सकते हैं। चलिए आइए, different location of light and dark reaction. Yes, dark reaction require product of light reaction, not direct sunlight. ठीक है, चलते हैं आगे। यस, डार्क रिएक्शन सनलाइट की एब्सेंस में हो सकती है, नहीं होगी? नहीं होगी बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको, एक क्लोरोप्लास्ट है, अगर लाइट नहीं पड़ी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, और उसी पर निर्भर है डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है, इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा डार्क रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी क्लोरोप्लास्ट में, मान लो आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट है, आप चाहते हो कि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस कर दे, शुगर बना दे, अब बाहर से ये जो NADPH है ना, इसको इंजेक्शन के थ्रू डाल दो क्लोरोप्लास्ट में, बना देगा वो। क्लोरोप्लास्ट को फर्क नहीं पड़ता कि उसको कहां से NADPH बना, नॉर्मली लाइट की वजह से ये कंपाउंड बनता है जो CO2 को रिड्यूस करता है डार्क रिएक्शन में। यदि आप लाइट रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट उसको डायरेक्ट दे दें बाहर से तो वो डार्क रिएक्शन कर देगा। तो डार्क रिएक्शन क्या है, उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है, लाइट की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा यहां तक? यस, यहां तक क्लियर है? डार्क रिएक्शन नाइट में होता है, हो सकता है, पर क्या नाइट में लाइट रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के साथ होता है। यस, कुछ फंजाई में बेटा सेलुलोज पाया जाता है। NADPH क्या है, इस पे बात करेंगे। NADPH में बस ये याद रखो कि इसमें किसकी हाइड्रोजन है? पानी की हाइड्रोजन है। किसकी हाइड्रोजन है? पानी की, जो बाद में किसको मिलती है? ग्लूकोज को। क्लियर है बेटा? लिख लिया? डार्क रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे सेट ऑफ रिएक्शन जिनमें CO2 से ग्लूकोज बनाया जाता है। अब इन्हें डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? कि इनको लाइट नहीं चाहिए, मतलब इनमें कोई लाइट की जरूरत ही नहीं है, पर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं। तो एक तरीके से एनसीईआरटी ने आगे बताया भी है कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत शब्द है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप मान लो बचपन में जब पैदा हुए तो आपके घर वालों ने आपका नाम रख दिया उज्जवल टाइप से, पर आप ऐसा थोड़ी है नाम उज्जवल कर रहे हो, तो वो एक मिसनोमर हो गया। जब आप कुछ करोगे तभी तो नाम उज्जवल होगा। तो मेरा बात समझो, क्या है, डार्क रिएक्शन शब्द रख दिया गया है, पर डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये रात में होता है। इसका सीधा मतलब है कि इसे लाइट नहीं चाहिए, इसे प्रोडक्ट चाहिए लाइट रिएक्शन का। यस, चल जाएंगे प्रीवियस ईयर के नोट्स, मैक्सिमम चीजें मैच करेंगी। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डार्क रिएक्शन के ऊपर। आप केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा, किसी भी प्रोसेस को यदि मैं 2 स्टेप में तोड़ दूं, उसमें से जो स्लो स्टेप है वही स्पीड डिटरमाइन करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप 5 दोस्त हैं, पांचों चल के किसी जगह पहुंच रहे हैं, वो रेस तब कंप्लीट मानी जाएगी जब पांचों पहुंच जाएंगे। तो रेस की फाइनल स्पीड कौन डिसाइड करेगा, स्लो वाला या फास्ट वाला? स्लो वाला, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा उसी पर तो है। ऐसे ही जब कोई प्रोसेस मल्टी स्टेप में होता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होता है, तो उस प्रोसेस की स्पीड डिपेंड करती है जो सबसे कम
स्लो हो या सबसे कम हो। यस यस, चलिए बेटा आगे। ग्रेशिया बेटा आपका सवाल देखा, पर मेरे हिसाब से आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए, है ना, मेरे को ऐसा मानना है। चलिए आइए। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast, there is membranous system, consist of grana। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में ग्रेना है और क्या है, स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, देख लो बेटा खुद से, एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, दूसरा मेरे पास स्ट्रोमा है। ठीक है, देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, समझा दिया आपको। द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। यस यस, एटीपी बनाता है, एनएडीपीएच बनाता है, मतलब लाइट रिएक्शन कराता है। स्ट्रोमा क्या कराता है, शुगर बनाता है। ठीक है, यस, पहले सेट वाले रिएक्शन को कहेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरे सेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। यस, यहां तक क्लियर हुआ, पहले बताओ, ये लिखी हुई बातें समझ में आ रही है। चले आगे, चले आगे। अब हम लाइट रिएक्शन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको क्लियरिटी से बता देता हूं। सबसे पहले हम पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो हेडिंग डालो बड़ी बड़ी, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स क्या होते हैं और पिगमेंट कैसे काम करते हैं, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो पढ़ेंगे। एक जेड स्कीम करके टॉपिक है, फिर एटीपी सिंथेसिस है। ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? हेडिंग डालो जरा ध्यान से, हेडिंग डालो बेटा। बच्चे, एक बच्चे ने पूछा है कि एटीपी क्यों चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। एटीपी क्यों चाहिए उस पर ही बात करेंगे। आप में से कितने लोग, मेरी बात सुने, आप में से कितने लोग जो हैं वो घर में खाना बनाने के बाद बाहर सप्लाई करते हैं? कोई नहीं करता होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनल है जो खुद की एटीपी बनाकर खुद यूज कर लेती है। मेरी बात समझो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जो एटीपी अपने लिए जो चाहिए थोड़ी बहुत यूज करता है, बाकी वो बाहर फेंक देता है। तो अगर आपको मैं बता रहा हूं कि लाइट रिएक्शन में एटीपी भी बना लेते हैं और उसको डार्क रिएक्शन में यूज कर लेते हैं शुगर बनाने में। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर, आपको मैंने क्लियरली बोला था कि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें CO2 की रिडक्शन हो रही है। अब ये CO2 की रिडक्शन मुझे आप बताओ लाइट में हो रही है कि डार्क में हो रही है? सर डार्क रिएक्शन में हो रही है। रिडक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा मुझे कहां से मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मैंने कहां बनाया? लाइट रिएक्शन बनाया। कुछ लॉजिकली पकड़ पा रहे हो चीजें? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन है, उसमें मुझे ऊर्जा चाहिए और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी चाहिए। हाइड्रोजन पानी से आएगा और एटीपी से एनर्जी बनेगी। तो जो भी एटीपी क्लोरोप्लास्ट में बनती है वो सारी यूज कर लेता है क्लोरोप्लास्ट, क्या बनाने के लिए? शुगर बनाने के लिए। यस, हाँ, डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ही होता है प्रेम खत्री। यस, जो प्लांट रात में ऑक्सीजन देते हैं, हो सकता है उन्होंने किसी तरीके से कहीं स्टोर रख रखी हो ऑक्सीजन या उसको लाइट मिल गई हो। चलें आगे, हेडिंग डालो लाइट रिएक्शन, ये चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। यस, जल्दी फास्ट, हेडिंग डालो। हम बात करेंगे अबाउट पिगमेंट्स, हाउ पिगमेंट वर्क, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट पिगमेंट और हाउ पिगमेंट वर्क, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यस और नो। स्टार्ट करते हैं अबाउट पिगमेंट से। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी हम लोग पिगमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पहला टॉपिक है हमारे पास, हम लोग पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है पहले सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। आप अगर कभी किसी ट्री को, पेड़ को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? अलग अलग टाइप का ग्रीन दिखता है। जब आप अपने आसपास अलग अलग पेड़ देखते हो तो अलग अलग टाइप के ग्रीन दिखते हैं। इसको एनसीईआरटी कहती है व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री या ट्रीज, यू ऑब्जर्व डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन। डिफरेंट शेड्स मतलब
एक ही पेड़ में भी अलग अलग टाइप का ग्रीन दिखने लगता, थोड़ा गाढ़ा, कम गाढ़ा, वैसा कुछ। यहां तक समझ में आ रही है? अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि लीफ में हमारे पास मेनली 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं। लीफ है या हमारे पास हाइयर प्लांट है, लीफ किसकी है? हाइयर प्लांट की। उसमें मेनली हमारे पास 4 पिगमेंट होते हैं। मेनली हमारे पास क्या है? 4 टाइप ऑफ पिगमेंट है। कितने टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं? 4 टाइप के। और ये पिगमेंट्स कौन से हैं, इन पे हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइप कौन कौन सी है जरा समझे। सबसे पहली टाइप है हमारे पास क्लोरोफिल ए। सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए है। ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल ए है। सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए। यस, ये टाइप है बेटा। सबसे पहली टाइप है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है बच्चे, ये मोस्ट अबंडेंट है। ये कैसा होता है मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता हूं, इसको कैसे याद करोगे। एक टाइप होती है हमारे पास क्लोरोफिल ए, एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। समझो, एक टाइप होती है क्लोरोफिल बी। यस, फिर हमारे पास एक पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैरोटिनॉइड्स, और उसके अंदर आ जाते हैं कैरोटीन, और हमारे पास आ जाते हैं ज़ेंथोफिल। ठीक है सर, एक बार फिर से बता दो। तो हम आपको यह समझा रहे हैं कि अगर आप क्या करते हैं, अलग अलग पेड़ ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अलग अलग शेड हरा दिखता है, तो आप ये जानना चाहेंगे क्या इसमें सिर्फ क्लोरोफिल है या और भी पिगमेंट होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू पिगमेंट अलग अलग करते हैं तो हमें 4 टाइप के पिगमेंट मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं हाइयर प्लांट्स की। हाइयर प्लांट्स का मतलब नीम का पेड़ और ये सारे पेड़ जो आपके घर के आसपास है। तो मुझे वहां पर 4 टाइप के पिगमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहली टाइप है मेरे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे? क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा नेचर में यही मिलता है। मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा यही मिलता है। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है। यस, और ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन ऑल ऑटोट्रॉफ्स, जो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। जो भी ऑक्सीजन बनाते हैं उन सब में क्लोरोफिल ए होता है। अब ये क्लोरोफिल बी कहां मिलता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्लोरोफिल बी मुझे कहां मिलता है जरा समझो। क्लोरोफिल बी मुझे मिलता है, सबसे पहले मुझे याद रखना है, यूग्लिनोइड्स में। कहां मिलता है? यूग्लिनोइड्स में मिलता है। उसके अलावा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम, उसमें मेरे पास क्लोरोफिल बी मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर क्लोरोफिल ए कहां मिलता है मैं बता देता हूं। क्लोरोफिल ए मुझे मिलता है साइनोबैक्टीरिया में। कहां मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। उसके अलावा क्राइसोफाइट्स, और कहां मिलता है सर? और मिलता है डाइनोफ्लैजिलेट में। और कहां मिलेगा? यूग्लिनोइड्स में। और कहां मिलेगा? पूरे प्लांट किंगडम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल ए या बी, अलग अलग ग्रुप में कौन सा मिलता है? देखो, अगर मैं इसको लिखूं मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट वाइडली स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड का क्या मतलब हुआ? सबसे ज्यादा अलग अलग जगह फैला हुआ। तो मोस्ट वाइडली, वाइडली स्प्रेड या अबंडेंट लिख सकते हो। सही है, अबंडेंट वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा, एनसीईआरटी अबंडेंट लिखती है। तो सबसे ज्यादा मुझे कौन सा मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है। क्या क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमें देखना है? बिल्कुल दिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? अगर आप ध्यान से देखें, यूग्लिनोइड्स और प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल भी मिलता है। क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में मिलेगा, क्राइसोफाइट, डाइनो, यूग्लिनोइड्स, और पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। यस और नो? तो ये जो टाइप है मेरे पास, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं? हाइयर प्लांट्स के लिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हाइयर प्लांट्स के लिए अभी। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं इसके बाद। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ेंथोफिल। कैरोटीन कैसा होता है जरा समझो। कैरोटीन हमारे पास, इसके कुछ एग्जांपल है, मैं आपको देता भी हूं इसका, जैसे आप समझो ध्यान से। कैरोटीन हमारे पास एक मिलता है बीटा कैरोटीन।
बीटा कैरोटीन मिलता है कैरेट में, यस। इसके अलावा लाइकोपीन मिलता है, ठीक है। लाइकोपीन किस में मिलता है बेटा? हमारे पास किस में? टमाटो में। ये कैरोटीन होता है। कैरोटीन कैसा दिखता है आपको? रेड या ऑरेंज कलर का दिखेगा। ज़ेंथोफिल कैसा होता है? येलो होता है या ब्राउन टाइप का होता है, ठीक है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। इनके कलर कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे, आप लिखोगे विबग्योर, ऐसे। क्या लिखोगे? विबग्योर, ठीक है सर। तो आपको ऐसे याद करना है एग्जाम के लिए कि ब्लू ग्रीन जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ब्लू ग्रीन कौन सा होगा? वो हमेशा क्लोरोफिल ए होगा। तो इसका कलर क्या आ गया बताओ? इसका कलर क्या आ गया? क्लोरोफिल ए का कलर क्या आ गया सर? ब्लू ग्रीन आ गया, मतलब हल्का ब्लूइश ग्रीन है। क्लोरोफिल बी ग्रीन येलो है, ग्रीनिश येलो होता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ग्रीन येलो, इसका कलर हो गया। उसके बाद येलो जो होता है, येलो जो होता है ये होता है ज़ेंथोफिल का। किसका होता है? ज़ेंथोफिल का। तो मेरे पास ज़ेंथोफिल, सुने ध्यान से, ज़ेंथोफिल का मेरे पास कैसा कलर होता है? येलो होता है, यस। और येलो और ऑरेंज, ये देखो ज़ेंथोफिल क्या हो गया सर? ये हो गया येलो। और ये ग्रीन येलो किसका कलर हो गया? क्लोरोफिल बी, ग्रीन येलो। ऐसे याद कर लोगे? जल्दी बताओ। और येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज किसका हो गया सर? ये कैरोटीन का हो गया। कर सकते हैं याद? देखो मैंने कलर लिख दिए इनके। सबसे पहले ब्लू ग्रीन, फिर ग्रीन येलो, फिर येलो ऑरेंज। ये रहा येलो और येलो ऑरेंज। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा एल्गी प्लांट किंगडम में आ गया ना भाई। एल्गी प्लांट किंगडम में नहीं आया? पापी टाइप के बच्चे, क्या हो गया तुझे? अब इधर देख, देख येलो में एक होता है ल्यूटीन, याद कर, कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी, आंख में मैक्यूला ल्यूटिया। तो ल्यूटीन येलो होता है। येलो कहां मिलेगा मुझे? ये मेज में, भुट्टा खाया है कभी? उसमें येलो कलर है, यस, ठीक है, यस, क्लियर है। तो अब यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं? सुने ध्यान से। ल्यूटीन जो है वो येलो मेज, ये हो गया। उसके अलावा मेरे पास एक फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन मेरे पास क्या है? ये ब्राउन कलर का है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाओ कि पिगमेंट हाइयर प्लांट में 4 तरह के हैं। क्लोरोफिल ए, यस, कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए क्या कलर होता है? ब्लू ग्रीन। फिर क्लोरोफिल बी क्या कलर है? ग्रीन येलो। फिर आते हैं कैरोटिनोइड्स, उसमें आता है कैरोटीन का क्या कलर है बेटा? येलो ऑरेंज टाइप का, ठीक है, यस। और फिर मेरे पास येलो और ब्राउन कलर, जैसे ल्यूटीन येलो होता है, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन होता है। ये ज़ेंथोफिल की टाइप है, यस, ये ज़ेंथोफिल की टाइप है। तो कितने तरह के पिगमेंट हो गए हायर प्लांट में? आपके घर के पास जो पेड़ है उसमें कितने तरह के पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। कलर याद करने हैं? बिल्कुल मैच द फॉलोइंग आ सकता है। ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल येलो, येलो ऑरेंज आपके पास कैरोटीन। याद हो जाएगा बेटा? कैरोटीन रेड और ऑरेंज होता है। एक्चुअल में क्या है, मेरी बात सुन, कैरोटीन रेड और ऑरेंज होता है। आपकी एनसीईआरटी येलो ऑरेंज टाइप से लिखती है। ज़ेंथोफिल या तो येलो होता है, ब्राउन होता है। पर ब्राउन आपको हाइयर प्लांट में तो मिलेगा नहीं, ब्राउन तो एल्गी में होता है, यस। तो येलो कलर जो है वो ज़ेंथोफिल में आपको दिखता है। यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं तुम समझ नहीं रहे हो। हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ये फ्रूट के कलर हैं। कैरोटीन, कैरेट हो गया, लाइकोपिन, ठीक है। तो कैरेट मान लो हमारे पास, ये कैरेट जो है ये ऑरेंज है, तो ये रेड हो गया हमारे पास। तो येलो ऑरेंज मतलब मैं थोड़ा सा रेड की तरफ जा रहा हूं कैरोटीन में। ज़ेंथोफिल येलो होता है थोड़ा सा, ठीक है। मैं ब्राउन क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि ब्राउन एल्गी में होता है। यहां पर हमने क्या लिखा? हाइयर प्लांट। पर मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि क्लोरोफिल ए हर उस जीव में होगा जो ऑक्सीजन बनाएगा पानी तोड़ के। क्लोरोफिल बी मोनेरा में नहीं मिलता, प्रोटिस्टा में सिर्फ यूग्लिनोइड्स में है। और पूरे प्लांट किंगडम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में मिलता है।
अब तू याद नहीं कर पा रहा है तो फंसेगा बेटा इस बात को। ठीक, मैं तेरे को समझ इस बात को। मैं अगर तेरे से कहूं इस बात को कि अगर तेरे को मैं क्वेश्चन दे दूं कि क्लोरोफिल ए कहां कहां है, देख आप समझ इस बात को, पकड़ना पड़ेगा तुझे, तुझे क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा ऐसे। मैं लिख रहा हूं क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन ए ओनली प्लांटाई, बी सम प्रोटिस्ट, सी मोनेरा, डी ए एंड बी। तो ए और बी आ जाएगा ना बेटा, प्रोटिस्ट भी तो है, यूग्लिनोइड्स है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन, यहां पर मैंने लिख दिया नोस्टॉक, यहां मैंने लिख दिया यूग्लिना, यहां मैंने लिख दिया मान लो क्लेडोफोरा, तो क्लोरोफिल ए तो पूरे प्लांट किंगडम में है और यहां ऑल लिख दिया, तो यहां पे क्या आएगा, ऑल आएगा। तो आप क्वेश्चन पहचानो। दूसरा मेरे पास मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल इन एल्गी, मैंने एल्गी लिख दिया। अब यहां पर मैंने लिख दिया बेटा आपके पास कैरोटीन, फिर मैंने लिख दिया लाइकोपीन, फिर मैंने लिख दिया फ्यूकोजेंथिन, और फिर मैंने लिख दिया ल्यूटीन। तो ल्यूटीन तो हाइयर प्लांट का है ना, है ज़ेंथोफिल। मेरे पास आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो टॉपिक से। यस भाई, मैंने यहां पर एल्गी मेंशन किया, फ्यूकोजेंथिन। अगर मैं यहां हाइयर प्लांट लिख दूंगा तो ल्यूटीन, पर है तो ज़ेंथोफिल की टाइप ही ना। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी फास्ट नोट करिए। बेटा कैरोटिनॉइड में फाइकोएरिथ्रिन नहीं होगा बेटा, फाइकोएरिथ्रिन जो होता है अलग पिगमेंट होते हैं, अलग पिगमेंट होते हैं, इनमें नहीं आते, वो कैरोटिनॉइड्स में नहीं आते। ये सारे लिपिड सॉल्युबल लिखे हैं मैंने। चले आगे बेटा, चले आगे, लिख पाओगे, लिख लो एक बार। अच्छा, ये क्या टॉपिक है एक्चुअल में, क्या है कि हम सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। लाइट रिएक्शन के लिए हमें पिगमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स कुछ कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड। तो हमें ये देखना है कि हम जब बाहर एक पेड़ देखते हैं उसमें अलग अलग कलर के ग्रीन के शेड देखते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ग्रीन नहीं है, और भी पिगमेंट है। तो कौन से 4 पिगमेंट है उनके बारे में बताया। क्लोरोफिल ए ऐसा है जो सब जगह मिल जाता है, क्लोरोफिल बी यूग्लिनोइड्स और पूरे प्लांट किंगडम में, कैरोटिनोइड्स में मेरे पास कैरोटीन और ज़ेंथोफिल है, जैसे कैरेट में मिलता है बीटा कैरोटीन, यस, लाइकोपिन टोमेटो में, सही है। तो इनके जो कलर है ना कैरोटीन के, वो येलो ऑरेंज है, क्लियर है, येलो ऑरेंज है। ज़ेंथोफिल येलो और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ल्यूटीन जैसे येलो कलर का मेज में मिल जाएगा। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन होता है, पर ये किस में मिलेगा बेटा, ये एल्गी में मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल बी का ग्रीनिश येलो है। ऐसा नहीं है कि ज़ेंथोफिल सिर्फ येलो होता है, थोड़ा सा ब्राउन भी होता है, पर क्योंकि हम हाइयर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा कलर ले रहे हैं, येलो। ऐसे ही कैरोटिनॉइड लीफ के अंदर येलो ऑरेंज कलर का होता है, ये चीज पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्वेश्चन दिखा देते हैं बेटा, लिख लो, लिखना चाहो तो मर्जी है आपकी, पीछे जल्दी करो।
ठीक है बेटा, ब्राउन लीफ नहीं होती फ्यूकोजेंथिन, नहीं बच्चे वो ब्राउन कलर नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, तुझे येलो ध्यान रखना है। फ्यूकोजेंथिन मेनली एल्गी में होता है। ठीक है, लिख लिया, जल्दी बताओ, लिख लिया। इनके कलर भी लिख लो, नहीं तो तुम क्या करोगे, गलती से याद कर लोगे। ये ऑरेंज है और ये रेड है। ठीक है, चलें आगे, चले चलें। रिवीजन क्वेश्चन से करें या थ्योरी से? बच्चे रिवीजन पहले थ्योरी पढ़ेगा, सुन ध्यान से, जिसको रिवीजन की टेंशन है पहले थ्योरी पढ़ो, सबसे पहले थ्योरी को रिवाइज करो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है डीपीपी वो सब सॉल्व करो। एक टेस्ट मैं दूंगा, जिस चैप्टर की बोलूंगा उसी को रिवाइज करते हुए चलना, उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट दो। टेस्ट कैसे दोगे? 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, और वो क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में। टाइम लगाओ, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप टाइम लगा सकते हो, बाद में जब मैं दोबारा इसको रिवाइज करूंगा, मान लो फैब ऐप के आसपास, तो फिर वहां पे टाइम बेस्ड रहेगा। अभी क्या रहेगा, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, ताकि आपका दिमाग, तो आपको परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। यस, यस, ठीक है, आ जाओ। हाउ पिगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड। अब आपने क्या किया, आपको पता चला कि यार ये अलग अलग शेड जो है, मेरी बात सुने ध्यान से, अलग अलग शेड है हमारे पास, सुनेंगे सब लोग, बच्चे सारे बच्चे सुनेंगे। आपको पता चला कि यार ये जो हरा प्लांट हमारे घर के बाहर दिख रहा है, नीम का पेड़, उसमें अलग अलग तरह का हरा है। तो ये डिफरेंट शेड्स जो हरे के हैं ना एक ही प्लांट में, इसका रीजन है कि इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो हमारे पास एक प्यूरिफिकेशन की टेक्निक होती है, जैसे आपने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा कभी, ऐसी एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मेरे पास ये लीफ है, तो लीफ में से मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से ये पिगमेंट को मैंने अलग कर लिया। मैंने इसको अलग कर लिया, क्लोरोफिल ए, इसमें मेरे पास क्लोरोफिल बी है, इसमें मेरे पास कैरोटीन है, और इसमें मेरे पास जेंथोफिल है। मैंने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से इन्हें अलग कर लिया। सर ये क्या होता है? ये टेक्निक हमारे सिलेबस में ही नहीं है। आपने ये समझना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, एक तरीका है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से हमने इस टेक्निक को यूज किया। टेक्निक यूज टू सेपरेट पिगमेंट, यूज टू सेपरेट पिगमेंट, पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक मैंने लगाई है, जिसका नाम पेपर क्रोमेटोग्राफी है। क्या नाम है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे पास ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटीन है, ये जेंथोफिल है। मैंने ये चारों पिगमेंट अलग कर लिए ऐसे। मैंने क्या किए, चारों पिगमेंट अलग कर लिए। मेरी बात सुनना ध्यान से, चारों पिगमेंट अलग कर लिए। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपको मैं क्या बनाने जा रहा हूं। अब क्या करूंगा, आफ्टर सेपरेशन, ध्यान सुनेंगे, चारों पिगमेंट चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग कर लिए। तो आफ्टर सेपरेशन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ, हम क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब ये क्या होता है जरा समझेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या होता है मेरी बात समझो। मान लो आप इस क्लोरोफिल बी में यहां से एक लाइट पास करते हैं, जो आपके पास व्हाइट लाइट है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे हाथ में, मेरी बात समझना ध्यान से, सर पेपर क्रोमेटोग्राफी हमें पढ़नी है, टेक्निक नहीं पढ़नी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक सेपरेशन टेक्निक है, जिससे आप किसी लीफ में से आप क्या कर सकते हो, पिगमेंट सेपरेट कर सकते हो। आपने क्या कर दिया है, पिगमेंट सेपरेट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपने पिगमेंट अलग कर लिए, तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कैसे बनाते हैं समझो। मान लो मेरे हाथ में ये क्लोरोफिल ए है, ठीक है सर, मैंने यहां से लाइट डाली, ठीक है सर, इस साइड से जो लाइट निकलेगी वो कौन सी लाइट होगी, जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा या जो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा? जल्दी बताओ। ये जो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बताना जल्दी से।
जो नहीं करेगा। तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम पिगमेंट की टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, यहां से लाइट पास करता है, ठीक है, और उसमें से कौन सा पिगमेंट कौन सी एब्जॉर्ब करता है और कौन सी बाहर निकालता है वो बता सकता है। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, सुनना ध्यान से। वो ग्राफ क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान सुनेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक प्लॉट होता है, एक ग्राफ होता है। प्लॉट बेटा घर वाला प्लॉट नहीं, प्लॉट का मतलब ग्राफ है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इज अ ग्राफ जो शो करेगा विच पिगमेंट, किस पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब, विच वेवलेंथ, कौन सी पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है, ये बता देगा। सही है सर, बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, हमने क्या किया समझना, हमने क्या किया, क्या किया, पीछे से गाना चलेगा है ना, तेरा नाम लिया, मार खाओगे डंडे से, इधर ध्यान दो, आ जाओ, आ जा भाई। देख भाई, ये ग्राफ आएगा अपने पास, इस ग्राफ का मतलब समझ पहले, ये ग्राफ आ जाएगा। अब ये इस ग्राफ का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस ग्राफ का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इस ग्राफ का नाम, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ये ग्राफ दिख रहा है सबको, हाँ भाई ये ग्राफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब मेरी बात सुनो। इस एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, इस एक्सिस पर यहां लिखा है वेवलेंथ, क्या लिखा है, वेवलेंथ। और यहां लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी। क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट है, 4 है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। इन्होंने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी। आप एक चीज ऑब्जर्व करो पहले, सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये क्लोरोफिल ए का है, आप समझो ये किसका है, क्लोरोफिल ए का। आप देख पा रहे हो कि क्लोरोफिल ए दो जगह पीक दिखा रहा है, पीक मतलब यहां पर देखो, एक तो यहां पीक दिखा रहा है और एक यहां पीक दिखा रहा है, यस। ऐसे ही क्लोरोफिल बी एक पीक यहां दिखा रहा है और एक पीक यहां दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। कैरोटिनॉइड्स कहीं बीच में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बीच में मतलब थोड़ा सा इधर। आप जरा समझो, मेरे पास अगर मैं यहां वेवलेंथ लिख दूं ऐसे, विबग्योर ब्लू करके कर दे, और यहां पर ऐसे विबग्योर करके लिख दूं वेवलेंथ, ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग, मैं यहां पर क्या करता हूं, इस तरीके से वेवलेंथ लिख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से क्या लिख देता हूं, वेवलेंथ लिख देता हूं। मान लो ये वायलेट है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज, ये रेड हो गई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने इस वाले एक्सिस पर क्या लिखी है, वेवलेंथ, और यहां पर लिखी है किस पिगमेंट ने कितना एब्जॉर्ब किया। और वो कैसे किया हमने, कि जब लाइट पास करेंगे, व्हेन लाइट पास करेंगे इंडिविजुअली, लाइट पास करेंगे, देन क्या होगा, देन पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को, पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा किसको, वेवलेंथ को। अब कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, वो उस ग्राफ को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। टीडब्ल्यू एंगलमैन का बिल्कुल वैसा है, पर वो एक्शन स्पेक्ट्रम था, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इस ग्राफ को फिर समझा देता हूं, थोड़ा सा इसको कलर को डार्क करेंगे तो आपको एक ग्राफ दिखेगा। कैसे दिखेगा बताते हैं, अब दिख रहा है, दिख रहा है भाई, अब दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है, यस। अब ये जो है मेरे पास, ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये क्लोरोफिल बी का है, ये कैरोटिनोइड्स का है, और ये क्लोरोफिल ए का है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये वाला जो है क्लोरोफिल ए का है, ये वाला क्लोरोफिल बी का है, और ये वाला कैरोटिनोइड का है।
मेरा पॉइंट आपको सिर्फ ये समझाने का है कि क्लोरोफिल ए का दो जगह पीक है, तो एक तो ब्लू रीजन पर होगा और एक रेड पर होगा। क्लोरोफिल बी का भी दो जगह है, एक यहां है और एक यहां है, और कैरोटिनॉइड बीच की जगह में एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या पता चल रहा है? तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लोरोफिल ए जो है उसका दो पॉइंट पर, दो पोजीशन पर दो एब्जॉर्प्शन पीक है, दो एब्जॉर्प्शन पीक है। पीक समझ में आता है? पीक है, क्लियर है? एक कहां पर है? एक है हमारे पास ब्लू पर और एक हमारे पास रेड पर है। ठीक है सर, हमारे पास सिमिलर पीक, मिलता जुलता सिमिलर पीक मुझे कहां मिल रहा है? फॉर क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, यस और नो? और जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं ये अदर देन ब्लू और रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब अदर देन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? फिर से रिपीट करता हूं, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले आपके घर के पास जो ट्री है वहां से आपने एक लीफ ली। एक प्रोसेस था जिसे हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। उस प्रोसेस से हमने इन पिगमेंट्स को अलग कर लिया। जब इस पिगमेंट्स में लाइट डाली तो ये कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब हमने इनका एक ग्राफ प्लॉट किया, जहां पर यहां पर मैं वेवलेंथ लिख रहा हूं, और वेवलेंथ लिखते वक्त मुझे समझ में आया कि ब्लू और रेड रीजन पर क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी के पिगमेंट जो हैं वो कहीं बीच में कहीं और एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि पिगमेंट जो है अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या इस ग्राफ से देखकर आप ये बता सकते हो कि क्लोरोफिल ए और हमारे पास कैरोटिनॉइड, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है? यस और नो? नहीं कर रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी नियरली हमारे पास ब्लू और रेड रीजन पे करते हैं। समझो ध्यान से, ब्लू और रेड रीजन पे करते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो बीच में कहीं दूसरी वेवलेंथ, येलो ऑरेंज, इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा। इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है, इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्लोरोफिल ए जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, बाकी के पिगमेंट वो सेम वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करते। क्या इतनी बात में कोई डाउट है? पहले ये बताओ, क्या इतनी बात में कोई डाउट है? क्या इतनी बात में डाउट है? बेटा रेड रीजन डेफिनेटली, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ये वाला रीजन ब्लू के आसपास होगा और ये वाला रीजन रेड के आसपास होगा। मेरी बात समझो ध्यान से। तो ब्लू और रेड पर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, एक बार ग्राफ फिर से बता देता हूं, सुनेंगे सारे बच्चे। ये ग्राफ में इस वाले एक्सिस पर क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट्स। इस वाले एक्सिस पर क्या लिखा है बताओ? दो एक्सिस है ना बेटा, ये वाले एक्सिस पर क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट। क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट। पिगमेंट ने कैसे एब्जॉर्ब किया। ये यहां पर क्या आएगा? y, और ये हो गया x। यहां लिखा है वेवलेंथ। अब कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल बी और ए लगभग रेड और ब्लू के आसपास एब्जॉर्ब करते हैं, कैरोटिनॉइड दूसरी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है किसकी? इस ग्राफ की। इस ग्राफ का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस? क्या ये तीन ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल ए के दो एब्जॉर्प्शन पीक है। पीक मतलब एक यहां ज्यादा किया, एक यहां ज्यादा किया। सिमिलर पीक मुझे क्लोरोफिल बी के लिए भी मिल रहा है। सेम नहीं है, सिमिलर है। कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब अदर देन ब्लू और रेड वेवलेंथ, उसके अलावा कुछ और वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। क्लियर है? एब्जॉर्ब क्यों करते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। पिगमेंट क्या है बेटा? पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये उसका नेचर है। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है
कि आपके घर के बाहर जो पेड़ मिलते हैं उसमें 4 तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। उनमें से क्या है, क्लोरोफिल ए बी जो है वो ब्लू और रेड में एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी के पिगमेंट किसी और वेवलेंथ पे। और जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके वर्सेस, वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन के वर्सेस, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने था, जो ग्राफ बनाया वो क्या था, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इस वाले एक्सिस पर क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। सौरभ बता दिया बेटा क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अब हम जा रहे हैं, हम बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की। लिख लिया बेटा, लिख लिया, चलिए आगे आइए। क्या व्हाइट लाइट डालेंगे, बिल्कुल मेरी बात सुन, मैं लाइट वो डालूंगा जिसमें सारी वेवलेंथ होगी। ऐसी कौन सी लाइट होती है जिसमें सारी वेवलेंथ होती है, व्हाइट लाइट होती है। जब आप व्हाइट लाइट डालोगे तो उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी वेवलेंथ इस साइड जाएगी। तो हम जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम किसके बीच में कर रहे हैं कि कौन सा उसने एब्जॉर्ब किया वर्सेस क्या वेवलेंथ है। अगर मैं एक्शन स्पेक्ट्रम बनाऊं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ बच्चे, मेरी बात सुनेंगे, जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ एक्शन स्पेक्ट्रम, और हम किसका बना रहे हैं, क्लोरोफिल ए का, ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का हम एक्शन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं ना। व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, जरा समझने की कोशिश करना। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, एक ग्राफ है जिसमें हम क्या दिखा पा रहे हैं, समझो ये ग्राफ है, इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब इस ग्राफ को देखो, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वेवलेंथ, ठीक है। अब ये किसका एक्शन स्पेक्ट्रम है, क्लोरोफिल ए का है। मतलब क्लोरोफिल ए ने कितनी ऑक्सीजन रिलीज करी, किस वेवलेंथ पर, इतनी बात समझ में आ रही है। क्लोरोफिल ए ने कितनी ऑक्सीजन रिलीज करी इस वेवलेंथ पर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चे, ऑक्सीजन रिलीज लिखूंगा। इस वाले एक्सिस पर मैं क्या लिखूंगा बताओ, इस वाले एक्सिस पर मैं क्या लिखूंगा बताओ, जल्दी बताओ, देखो रुक जाओ, ये ग्राफ है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ है। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीजन रिलीज लिख रहा हूं। देखो यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन रिलीज, तो किस वेवलेंथ पर कौन सी ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए, ध्यान सुनेंगे बेटा, आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए जो है वो रिलीज करेगा मोर ऑक्सीजन, कब, एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात सुन, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, मेरी तरफ देखें। मेरे पास ये एक पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है। मैंने इस पर जब व्हाइट लाइट डाली तो मेरे को पता चला ये ब्लू और रेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है।
अब मैंने ये देखा, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने ये देखा कि क्लोरोफिल ए जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ब्लू और रेड वेव, अब वो मैंने कैसे देखा, मैंने क्या किया होगा, क्लोरोफिल ए लिया होगा, मैंने देखा होगा ये जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की शेप एक जैसी आ रही है, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की, आप समझो ध्यान से, आपको की क्या है, जो शेप है, शेप जो है इज सिमिलर, शेप क्या है, सिमिलर है। उससे पता चलता है, उससे क्या इन्फ्रेंस निकलेगा, उससे ये इन्फ्रेंस निकलेगा कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या मेरी बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई, मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर हम पिगमेंट के बारे में जान रहे हैं, तो हमने ये टॉपिक का नाम है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो हमें पता चला कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड रीजन पे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि क्लोरोफिल ए काम किस पे ज्यादा करता है, मतलब जो एक्शन करता है, तो हमें पता चला वो ब्लू और रेड पे ही काम करता है। अब मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है उसी पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये मेन पिगमेंट हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं, अपनी वेवलेंथ क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। समझो इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक ग्राफ और देखोगे, ये वाला, जब आप एक ग्राफ और देखोगे, ये वाला, इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है पहले समझो। इस ग्राफ में क्या दे रखा है, इस ग्राफ में एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक साथ ड्रॉ कर दिया इसने, एक साथ ड्रॉ कर दिया इस ग्राफ में, इसने इन दोनों को एक साथ ड्रॉ कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला क्या है सर, ये एक्शन है, यस और नो, और ये वाला क्या है, एब्जॉर्प्शन है। अगर आप ध्यान से देखो, बीच वाले हिस्से में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, पर यहां एक्शन हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दूसरे पिगमेंट ने अपनी वेवलेंथ क्लोरोफिल ए को दे देगी। अब जरा समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे ताकि थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको, मेरी बात सुने, क्या आपको यह बात समझ में आ गई है कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम का ग्राफ कैसे बना रहे हैं। मैं इस एक्सिस पर वेवलेंथ लिख रहा हूं और यहां पर क्या लिख रहा हूं, कौन सी वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो मैंने ये देखा कि क्लोरोफिल ए पे जब मैंने लाइट पास की तो इसने ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब किया। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है, इतनी बात में कोई डाउट नहीं है, सही है। फिर मैंने क्या किया, एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, तो मुझे पता लगा कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैंने दोनों ग्राफ को एक सिंगल पेज पे कंबाइन किया, देखना ध्यान से, यहां कंबाइन किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया, ध्यान सुनेंगे। अच्छा, मैं जब ये देख रहा हूं कि क्लोरोफिल ए का, ध्यान सुनेंगे, क्लोरोफिल ए का एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की शेप सिमिलर है, इससे यह पता चला कि क्लोरोफिल ए ही वो है जो काम कर रहा है। मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए है। समझो इस बात को। अगर मुझे यह पता चल रहा है कि जो शेप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है वही शेप एक्शन स्पेक्ट्रम की है, मिलती जुलती, इससे पता चला मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए है। अब मैंने क्या किया, दोनों ग्राफ को एक ही साथ रख दिया, किसको किसको, एक्शन एब्जॉर्प्शन को। यहां से मुझे यह समझ में आता है कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन की शेप तो सेम है, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन की क्या सेम है, स्पेक्ट्रम की क्या सेम है, शेप सेम है। कि क्या सेम है बेटा, शेप इज सेम, शेप सेम है, बट ध्यान से सुनना, नॉट 1-to-1 ओवरलैप, 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। मिडल वाले पार्ट में, यहां पर देखो, मैं बात कर रहा हूं यहां की, यहां पर क्या है बेटा, आप समझो, इन सम रीजन कुछ ऐसी जगह है जहां पर क्या है, एक्शन तो है, एक्शन इज प्रेजेंट बट नो एब्जॉर्प्शन, पर कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरी बात समझो तुम्हें,
तुम्हें कटी हुई सब्जी दी नहीं, तुमने खाना कैसे तैयार कर लिया, तुमने एक्शन कैसे दिखाया जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सम अदर पिगमेंट, कोई और पिगमेंट है जो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है इट्स वेवलेंथ टू क्लोरोफिल ए। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर रिपीट करेंगे, एक बार मेरी बात सुने ध्यान से, फिर रिपीट करेंगे, ध्यान से सुने। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने क्या समझना है कि आपके घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं उसमें बहुत सारे टाइप के पिगमेंट होते हैं, मेनली 4 है। इन चारों पिगमेंट के काम करने का तरीका अलग है। क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट होता है और वही फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली काम करता है। बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ इकट्ठी करके वो क्लोरोफिल ए को दे देते हैं कि भाई तू काम कर। ठीक है, तो जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाया तो उससे हमें यह समझ में आया कि क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कैरोटिनॉइड उसके अलावा कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बात हमें एक्शन एब्जॉर्प्शन से समझ आ गई। जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया तो हमें पता चला ब्लू और रेड पे क्लोरोफिल ए ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी पे काम कर रहा है। पर हमें एक बात और पता चली कि बीच वाला रीजन ऐसा था जहां पर वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं, मतलब ये वाली वेवलेंथ क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी ही नहीं, पर उसने काम कैसे कर दिया। मतलब जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी नहीं, बीच वाली वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करी नहीं, काम कैसे किया। ये तभी पॉसिबल है जब कोई और उसे वेवलेंथ दे दे, और वो कौन है, कैरोटिनॉइड्स वगैरह, क्लोरोफिल बी वगैरह। तो दिस मींस सम अदर पिगमेंट ट्रांसफर इट्स वेवलेंथ टू क्लोरोफिल ए, उन्हें हम कहते हैं असेसरी पिगमेंट। तो असेसरी पिगमेंट वो होते हैं, असेसरी पिगमेंट क्या है, कौन कौन से हैं, वो है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गिव इट्स, जो क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे, क्या ट्रांसफर कर देंगे मोर वेवलेंथ टू क्लोरोफिल ए। उससे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए जो है वो ज्यादा काम कर पाएगा। कैसे, कैसे बताता हूं। मान लो मैं क्लोरोफिल ए हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं अभी, तो पर मुझे पता है कि मैं जब ये वाली वेवलेंथ आती है तो इन पे काम नहीं कर रहा। आप समझो ध्यान से, जब सनलाइट आती है तो सारी वेवलेंथ आती है, उस सारी वेवलेंथ में से क्लोरोफिल ए के लिए काम की कौन सी, ब्लू और रेड, बाकी तो वेस्ट हो रही है। अब अगर कोई पिगमेंट हो जो बाकी वेवलेंथ पकड़ के क्लोरोफिल ए को दे दे तो उससे क्या फायदा होगा, वो उन वेवलेंथ पर भी काम कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, वही मेन काम करता है। बाकी के पिगमेंट अपनी वेवलेंथ इकट्ठी करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार रिपीट करता हूं सारे का सारा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? मेरी बात सुनेंगे, फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, एक बार फिर से दोनों स्लाइड दिखाऊंगा एक बार, फिर मैं लिखने का भी टाइम दूंगा। मेरी बात सुने ध्यान से। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है जहां पर उसने एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करी है। उसने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन होते हैं, अलग अलग में मेरे पास 4 तरह के पिगमेंट है। अब वो क्या किस पे बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कौन सा पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब करता है। ये पॉसिबल ही नहीं है इस लीफ में। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसमें तो चारों पिगमेंट है, तो आपको पिगमेंट अलग करने पड़ेंगे। तो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से जब चारों पिगमेंट अलग कर लिए और चारों पिगमेंट में जब आपने सफेद लाइट डाली तो जो वेवलेंथ बाहर आई उसको छोड़ के वो बाकी एब्जॉर्ब करता था। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया जहां पर वेवलेंथ वर्सेस क्या एब्जॉर्ब किया, ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को मैंने सबके लिए बनाया, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड्स, मतलब कैरोटीन ज़ैंथोफिल के लिए। तो इस ग्राफ को नाम दिया हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि क्लोरोफिल ए जो काम करता है कौन सी वेवलेंथ पे काम करता है। तो क्लोरोफिल ए का जब मैंने ग्राफ बनाया जहां पर वेवलेंथ, क्योंकि यहां पर आपको समझना पड़ेगा एक्शन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, एक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हो, या तो स्टार से करते हो या किससे करते हो, ऑक्सीजन से। तो एक्शन बराबर में फोटोसिंथेसिस, वो बराबर में ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीजन मैंने यहां लिख दी, वेवलेंथ यहां लिख दी।
तो मुझे पता चला कि भाई ब्लू और रेड में ये मतलब ब्लू रेड में काम भी ज्यादा कर रहा है। तो मुझे लगा कि शेप ऑफ एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैच कर रही है। मतलब ये एक्शन स्पेक्ट्रम की शेप है, ये कौन सा शेप है, एक्शन स्पेक्ट्रम, और पीछे वाली कौन सी थी सर, एब्जॉर्प्शन थी, शेप मैच कर रही है। इससे मैंने क्या मतलब निकाला, इससे मतलब निकाला कि क्लोरोफिल मेन आदमी है, मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल ए के काम की वेवलेंथ कौन सी है सर, ब्लू और रेड है, तो इसका मतलब बाकी की वेवलेंथ वेस्ट हो जाएगी भले ही लाइट में आए। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने बाकी पिगमेंट इवॉल्व किए। बाकी के पिगमेंट जो थे कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, वो क्या करते थे, इस जगह एब्जॉर्ब करते थे। देखो यहां पर क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब नहीं किया, पर काम कैसे किया, आप समझो ध्यान से, यहां एब्जॉर्ब नहीं किया, काम कैसे किया, ये तभी पॉसिबल है जब कोई और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे दे। तो इसे हमने क्या बोला, इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शेप इज सेम बट नॉट 1-to-1 ओवरलैप। ऐसा नहीं ये इसके ऊपर आ गया, इन सम रीजन एक्शन इज प्रेजेंट बट नो एब्जॉर्प्शन, दिस मीन्स सम अदर पिगमेंट ट्रांसफर इट्स वेवलेंथ टू क्लोरोफिल ए। उनको हम क्या नाम देते हैं, असेसरी पिगमेंट्स। क्या नाम देते हैं, असेसरी पिगमेंट। गिवन नेम क्या नाम दूंगा, क्लोरोफिल है, उनको क्या नाम दिया हमने, असेसरी पिगमेंट नाम दिया। असेसरी, भाई गाड़ी में जैसे असेसरी होती है ना, वैसे नाम दे दिया। असेसरी पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ये अब क्या करते हैं बेटा, ये क्लोरोफिल ए को वेवलेंथ दे देते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया, यस और नो। इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो लीफ जलती नहीं है, दूसरा क्लोरोफिल ए ज्यादा काम कर पाता है। भाई खाली बैठा था, बाकी की वेवलेंथ काम नहीं आ रही थी, तो थोड़ी बहुत उसको दे दी। नोट कर लीजिए, ये तो लिख लिया शायद आपने, इसके अगले वाली स्लाइड लिख लीजिए, ये लिख लीजिए उसकी अगली। यस, अदर एक्शन नहीं करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल ए है। जल्दी करिए, जल्दी से नोट करिए, आगे चलेंगे। आपको यह समझ में आया है कि नेचर ने क्या किया, क्लोरोफिल ए को जिम्मेदारी दी कि तू ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड पे करेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पिगमेंट जो है एक सिंगल कुछ वेवलेंथ पे काम कर पाते हैं। यस, हाँ, ठीक है, यहां तक लिख लिया बेटा। क्लोरोफिल ए ब्लू, और ये मेरी बात सुन ध्यान से, क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड पे ज्यादा काम करता है, जिस पर वो जो एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब उस पर काम करेगा। वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, अब ये बना लो, ये स्लाइड फिर से समझा दूं, देख इधर देख मेरी बात सुन। ये स्लाइड क्या कह रही है, ये स्लाइड कह रही है एक्शन स्पेक्ट्रम, इधर वेवलेंथ है, इधर O2, और ये किसका एक्शन स्पेक्ट्रम है, क्लोरोफिल ए का। ये बता रहा है कि ब्लू और रेड पे ये ज्यादा काम करता है, ज्यादा काम करता है, बीच में या कम काम करता है। ये स्लाइड ये बता रही है। एक्शन का मतलब है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करते हैं, मेजर बाई O2 रिलीज। मेजर बाई कैसे, O2 रिलीज, उससे मेजर करते हैं। तो इसलिए उस ग्राफ में ये लिखा। अगला ये लिख लो जल्दी से। यस, हाँ, रिवीजन बेटा 13-14 के आसपास में स्टार्ट कर दूंगा। लिख लिए यहां तक, जल्दी करो। बेटा क्लोरोफिल ए जो है वो डायरेक्ट सन से भी लेता है और उससे भी ले सकता है। किससे ले सकता है, कैरोटीनॉइड से। एक बच्चा कह रहा है सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से दिखा दो, दिखा दिया। 5-7 सेकंड के लिए देख लो, अब ये देख लो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, आगे चलेंगे।
हो गया बच्चे? ग्राफ बनाना है, बनाना चाहिए तुझे। चलिए आइए 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 आइए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा कि पिगमेंट काम कैसे करता है। पहले हमने पिगमेंट के बारे में जान लिया, पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप क्लोरोफिल के बारे में भी जान ले। ठीक है। मैं स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, है ना। क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, ये मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगी क्लोरोफिल कैसा दिखता है। थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड दिखते कैसे हैं। मेरी बात ध्यान से देखेंगे बेटा। क्लोरोफिल में क्या होता है, अगर मैं क्लोरोफिल की बात करता हूं, देखो स्ट्रक्चर इसलिए जानना है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको चाहिए। क्लोरोफिल में क्या होता है, सेंटर में होता है ऐसे मैग्नीशियम। ठीक है सर, क्या होता है, मैग्नीशियम होता है सेंटर में, ऐसे मैग्नीशियम होता है। इससे मेरे पास 4 बॉन्ड बनते हैं, उसमें से 2 कोऑर्डिनेट हैं और 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे मान लो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, यस ऐसे। और यहां से मेरे पास एक रिंग बनती है, नाइट्रोजन कनेक्ट होता है। इनसे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है सर। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका, क्लोरोफिल का और कैरोटिनॉइड का। क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर दिखता कैसे, इससे आपको हीम का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो यहां पर मेरे पास नाइट्रोजन है ऐसे, 4 नाइट्रोजन है। तो क्लोरोफिल में 4 नाइट्रोजन होती है। उसके बाद यहां कार्बन की चेन है ऐसे 4, आपको दिख रहा है ये 4, ये ऐसे। इसको कहते हैं पायरोल। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन हो और 4 कार्बन रिंग हो, इसे पायरोल कहते हैं। फिर यहां पर कार्बन होती है, CH होता है, यहां CH, यहां CH होता है, और यहां CH होता है। इनसे ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए होते हैं ऐसे। मान लो यहां सिंगल है तो यहां मान लो डबल है, ऐसे करके अल्टरनेट जुड़े होते हैं। आप समझो, यहां डबल है यहां सिंगल है, मान लो यहां डबल है यहां सिंगल है, यहां डबल कर देते यहां सिंगल कर देते, यहां डबल कर देते यहां सिंगल करते, ऐसे जुड़ा होता है। आप समझ रहे हो मैं कैसे बना रहा हूं। सेंटर में मैग्नीशियम बनाया, 1 2 3 4 नाइट्रोजन बनाए। जब आपके 4 नाइट्रोजन ऐसे, देखो इधर समझो, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये है ऐसा, इसको कहते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं, पायरोल। ठीक है। तो क्लोरोफिल में कितने पायरोल हैं, 4 हैं। ठीक है। इस पूरे गोल स्ट्रक्चर को कहते हैं पोरफायरिन हेड। इसमें और भी चीजें बनती हैं, पोरफायरिन हेड कहते हैं। पोरफायरिन हेड लगभग 35 कार्बन का होता है, और इसमें 4 पायरोल एंड 1 मैग्नीशियम होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। इतनी बात में कोई दिक्कत है। 5 रिंग कैसे दिख रही है तुझे बच्चे, 4 रिंग दिख तो रही है मुझे। एक रिंग ये रही, एक ये, 2 3 4 रिंग है। 4 पायरोल और क्या होता है बेटा, 1 मैग्नीशियम होता है, लगभग 35 कार्बन की। फिर हमारे पास यहां से एक टेल होती है 20 कार्बन की। ये 20 कार्बन की टेल होती है, इसको कहते हैं फाइटोल टेल। क्या बोलते हैं, फाइटोल टेल बोलते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का होता है। ठीक है सर। अब क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। क्लोरोफिल ए में एक ग्रुप होता है कहीं पर CH3, क्लोरोफिल बी में उसकी जगह CHO होता है। उसकी जगह क्या होता है, CHO होता है। ये डिफरेंस है। क्या आप बताओ मुझे, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या है, 35 कार्बन ही है, तो मैं आपको अगर आपसे लिखूं कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में हमारे पास 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक है पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड, और एक है फाइटोल। फाइटोल मतलब अल्कोहल ग्रुप होगा, फाइटोल टेल। क्या इस बात में समझ में आ रही है। अब जो हीम होता है ना, हीम के स्ट्रक्चर में, हीम में क्या होता है, हीम हैव ओनली पोरफायरिन हेड। सिर्फ पोरफायरिन हेड होता है, यस, सिर्फ पोरफायरिन हेड होता है हीम में। एंड इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम,
क्या प्रेजेंट होता है? Fe प्रेजेंट होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? ये समझ में आया? बेटा स्ट्रक्चर जब समझा रहा था तो मेहंदी हसन सो रहा था बच्चे। अब मान ले मैं फिर ड्रॉ करूंगा उसी चीज को, क्या कर रखा तुम लोगों ने यार? एक चीज को ध्यान से देखते नहीं हो, उल्टा सीधा कुछ कहीं लिख रहे होते हो। पहले ध्यान से सुन मेरी बात को, फिर मैं बना रहा हूं, फिर से सुन नालायक। इधर ध्यान दे। कैसे पास होगा भाई नीट में? कैसे होगा तेरा? क्लोरोफिल ए, इधर देख, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ए और बी बाद में बताऊंगा, पहले समझ ध्यान से। तेरे को यह मैग्नीशियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले बता। मैग्नीशियम दिखा? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है सर? 2 होती है, पर मैंने यहाँ 4 बॉन्ड बना दिए। इसका मतलब 2 कोवेलेंट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट बना दो, बना सकते हैं। कितनी नाइट्रोजन है? 4। 4 नाइट्रोजन बना दी? हाँ सर बना दी। अब चारों नाइट्रोजन पर मैंने इस तरीके से रिंग बनाई है ऐसे। बच्चे मैं स्लो स्लो ड्रॉ करूंगा तो मैं भी सुंदर बना दूंगा, पर मेरे को उसका यूज नहीं है। आप अगर साथ में नहीं पढ़ सकते तो बेटा मेडिकल कॉलेज में बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। ये बना दी मैंने, कितनी रिंग बन गई? 4 बन गई। अब इनके चारों के बीच में यहां CH ग्रुप होता है ऐसे, और ये CH ग्रुप से चारों रिंग कनेक्ट होती है, और ऐसे कनेक्ट होती हैं कि यहां अगर डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल है, यहां डबल है तो यहां सिंगल है, यहां डबल है तो यहां सिंगल है, यहां डबल है तो यहां सिंगल है। इस बात में कोई दिक्कत है? इसको हम कह रहे हैं पोरफायरिन हेड। क्या बोल रहे हैं? पोरफायरिन हेड। इतनी बात में अगर कोई दिक्कत है तो बता। ठीक है, अब इसमें मेरे पास एक लंबी सी टेल होती है कार्बन की, कार्बन की ऐसे टेल बनती है 20 कार्बन की, ऐसे ऐसे, ये 20 कार्बन की होती है। इसको कहते हैं फाइटोल टेल। क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल। मान ले यहां पर मेरे पास कोई ग्रुप लगा दिया है, मान लो मैंने CH3, तो वो क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO लगाऊंगा तो क्लोरोफिल बी है। इतनी बात में कोई दिक्कत है तुझे? तो क्लोरोफिल के 2 पार्ट है, अब देखो ध्यान से, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो लिखा है मैंने पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड में क्या है बेटा? 4 पायरोल की रिंग है, 4 पायरोल की रिंग है, यस, और एक मैग्नीशियम है। अगर तेरे को इतना स्ट्रक्चर याद है तो तू मिलते जुलते क्वेश्चन कर पाएगा जो आएंगे नीट में। इतनी चीज समझ में आ रही है? यस। अब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो हीम, हेमोग्लोबिन का हीम है, उस हीम में इस मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है, और ये वाली चीज नहीं होती, सिर्फ ये सर्कल होता है। अब ये बात याद रह जाएगी तुझे? ये वाली बात याद रह जाएगी? स्ट्रक्चर नहीं आएगा, कभी स्ट्रक्चर नहीं आएगा। पर तुझे अगर मान ले मैं तेरे से 2-3 सवाल पूछूं, क्या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है? यस और नो? होता है। क्या क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है? हाँ होता है। पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, क्लोरोफिल जो है मेरे पास, उसमें और हीम में क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल में पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल दोनों होती है, हीम में सिर्फ पोरफायरिन हेड होता है। हीम में मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है। इतनी बात तो याद करनी है हमें, पता नहीं होगा तो कैसे करोगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी तो हीम है। यस। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बनाने दे, तू अपने हिसाब से एक बना, फिर मैंने कोई वैलेंसी बैलेंस नहीं करी है। 4 बनाता है, कोई ग्रुप जोड़ ले, जो तेरे को करना वो कर, बाद की बात है। ये बाद में यहां हो सकता है यहां बना दूं मैं इसके साथ ना बना के यहां कुछ बनाऊंगा CH3, मैं वो सब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे। यहां तक समझ में आ गई? अब जब हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की, ध्यान से सुनना, कैरोटिनॉइड्स में जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन में ऐसा कार्बन की चेन होती है सीधी ऐसे, 40 कार्बन होती है लगभग, और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें कितनी होती है? मान लो C40H56 लिख दिया, तो इसमें आपको यह समझ में आता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। ये कैरोटीन है। इतनी बात में कोई दिक्कत है? ये कैरोटीन है। कैरोटीन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 40 कार्बन का होता है कैरोटीन। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जो कैरेट में मिलता है, उसमें 40 कार्बन है। विटामिन ए में 20 कार्बन है। अब मुझे बता, एक कैरोटीन से कितनी विटामिन ए बनेगी? जल्दी बता।
ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आया था। बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे COH मैग्नीशियम होता है बेटा क्लोरोफिल में। सर ने पूरा स्ट्रक्चर समझाया होगा तो उसमें कहीं कोई ग्रुप जुड़ा होगा, COH ग्रुप यहाँ नहीं है। और सर गलत नहीं पढ़ा सकते, मुझे भी पता है। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं तुझे ओवरव्यू पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा। पहली बात, मैं सिर्फ तुझे ये समझा रहा हूं कि क्लोरोफिल में एक सर्कल होता है ऐसे और एक टेल होती है। सर्कल के बीच में मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन होते हैं। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुन ध्यान से। अब क्या है, मैं लिख रहा हूं जेंथोफिल। अगर मैं जेंथोफिल में एक चीज लिख दूं, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन। मैंने यहां लिख दिया C40H56, मान लो O5 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये जेंथोफिल बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए दोनों को कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि कैरोटीन से जेंथोफिल बनता है। यस, कैरोटीन से जेंथोफिल। सर ये याद करना हमें, तेरे को कुछ आइडिया तो होना चाहिए केमिकल चीजों का। कुछ भी आइडिया नहीं होगा, फंस जाएगा क्वेश्चन में। समझ इस बात को, समझ इस बात को। बीटा कैरोटीन से, इधर मैं यहां लिख देता हूं, एक बीटा कैरोटीन इज इक्वल टू 2 विटामिन ए। इसीलिए कहते हैं कि रतौंधी हो जाती है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है वो। यस, यस बेटा, CH3 कहां पर लगा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुझे बस ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में CHO। इसके अलावा तेरे से नहीं पूछेगा। मान ले मैं इसका लिख लेता हूं C55H72, ठीक है, O5, सही है, N4 Mg फॉर्मूला लिख दिया, ये 72 है बेटा। अब मान ले मैं कह रहा हूं इसमें CH3 है, अगर CHO लगाना हो, CH3 हटा के तो क्या लिखूंगा? कार्बन चेंज हुआ नहीं, हाइड्रोजन चेंज हुए, हाँ उधर 3 थे इधर 2 हैं, तो यहां 70 आ जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ गया, हाँ 6 हो गया, N4 Mg। सर क्या मुझे ये फॉर्मूले ये याद करने नहीं करने, बस समझने के लिए ये है। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ 72 है, ये 70 हो गया, तो यहां कहीं CH3 ग्रुप था, CHO हो गया। इतनी सी बात है। यस, इतनी सी बात है। यस बेटा, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। क्या कैरोटीन में भी रिंग स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। कैरोटीन में लीनियर चेन होती है कार्बन की, 40 कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक को छिड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। जेंथोफिल में क्या है, इसमें ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? ऑक्सीजन। देख लो ये रहा, ठीक है, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें, इन सब में अच्छा खासा हाइड्रोकार्बन है, आप आसानी से पहचान सकते हो ये सारे लिपिड हैं, क्लोरोफिल भी और ये भी। मैं कैसे पहचान सकता हूं? लिपिड पहचानने का तरीका, कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत कम होगी या नहीं होगी तो फैटी एसिड कह सकते हो। यस। अब एक कह रहा सर कैरोटीनॉइड, व्हाट इज कैरोटीन? कार्बन की चेन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यस। जेंथोफिल क्या है? ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। यस, कल हम जो है यहां से आगे बढ़ेंगे, मैं पिगमेंट कैसे काम करता है प्रॉपर समझाऊंगा। आज की क्लास एक कॉन्सेप्चुअल क्लास थी जहां पर आपने बेस बना लिया है। कल जो है हम लोग पूरा लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, केमियो ऑस्मोटिक छोड़ के। तो कल हमारा लाइट रिएक्शन का मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस। फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली संडे को हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ही, और उसके बाद जो अगला वीक होगा चैप्टर फिनिश करेंगे। अच्छा, एनाटॉमी का मैंने आपको एक वो दिया है, आपका क्या नाम, क्या दिया है, वर्कशीट दिया है आपको। एक वर्कशीट मॉर्फोलॉजी की आज मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ आपको क्या करना है, मैं एनाटॉमी की भी डीपीपी बना दूंगा, और आपको बेटा मॉर्फो में जितना मैंने दे दी वर्कशीट मोर देन इनफ है, वहां आपको उल्टी सीधी वर्कशीट की उसकी जरूरत नहीं है। एनाटॉमी में आपको वो सब बना सकते हैं जो आप बोल रहे थे, तेजस सिद्धि, वो सब आपको दे सकते हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है, सही है। फोटोसिंथेसिस में आपको प्रॉपर डीपीपी और वो सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटा,
एमडी सर का सैटरडे क्लास होगा शायद, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने मैंने वेडनेसडे लिया ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सर ने बोला था मैं सैटरडे ले लूंगा, आप वेडनेसडे ले लो, पापा को दिखाने जाना है, ऐसा कुछ था उनका। तो अगर वो सैटरडे ले रहे होंगे ठीक है ना, नहीं ले होंगे तो सैटरडे अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर मैं संडे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं।